हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड पर चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे, जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था मूवमेंट लोकोमोशन वाला, उसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज के क्लास में हम उसके नेक्स्ट आगे चैप्टर को देखेंगे। सेकंड टॉपिक देखिए हमारा क्या है, मसल्स। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेकंड टॉपिक का नाम क्या बच्चों, मसल। तो उसमें बच्चे अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेंगे और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले अगर आपकी कल की क्लास को रिकॉल करें बच्चों थोड़ा सा, तो कल की क्लास में बच्चों हमने क्या देखा था। कल की क्लास में बेटा हमने देखा था कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ा था और फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमारे चैप्टर का, वो था टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कि कितने टाइप की मूवमेंट होती है। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने टर्म समझी थी जो हमारे चैप्टर का नाम है। एक तो हमारे पास में है मूवमेंट और वहीं पे एक हमारे पास में टर्म है बच्चों लोकोमोशन। तो क्या होता है मूवमेंट, क्या होता है लोकोमोशन। कल की क्लास में देखा था कि मूवमेंट होते हैं बच्चों की अपनी बॉडी के पोस्चर में कोई चेंज करना। जैसे मैं खड़े होकर कहीं पे अपने हाथ को हिला रही हूँ, कहीं पैर पे हिला रही हूँ, अपनी बॉडी के पोस्चर में कोई चेंज करूँ, तो बच्चों वो क्या है मूवमेंट। वहीं पे लोकोमोशन क्या कि अपनी लोकेशन को चेंज करना, अपने प्लेस को चेंज करना क्या हो जाता है बच्चों, लोकोमोशन हो जाता है। कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, ये कल मैंने बताया था ऐसे आपको, कि मान लो मैं ब्लैक बोर्ड की दीवार साइड खड़ी हूँ, मैं अपने हाथ की मूवमेंट कर रही हूँ, अपने हाथों को हिला रही हूँ, उसकी पोस्चर में कोई चेंज कर रही हूँ। मान लो अपनी लेग्स की पोस्चर में कोई चेंज कर रही हूँ और अपनी गर्दन को हिला के अपने फेस की पोस्चर में कोई चेंज कर रही हूँ, तो वो तो क्या हो गया बच्चों, मूवमेंट हो गया। अपनी बॉडी की पोस्चर में कोई बॉडी के पोस्चर में चेंज लाना। वहीं पर मैं चलते चलते यहाँ पे आ गई, एक साइड से दूसरी साइड पे आ गई, ब्लैक बोर्ड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आ गई। तो ये जो मूवमेंट हुई बच्चों मेरी, जिसमें मतलब मेरी लेग्स ने मूवमेंट तो की, बट इसमें क्या हो गया बच्चों, मेरी लोकेशन चेंज होगी, मेरी लोकेशन चेंज होगी, मेरा प्लेस चेंज हो गया। तो इस टाइप की मूवमेंट को बच्चों क्या बोलते थे, लोकोमोशन बोल देते हैं। तो हमने दो लाइंस पढ़ी थी कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। जितनी भी लोकोमोशन है बच्चों हमारी, वो सारी की सारी के मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, ये दोनों लाइन हम समझी थी क्या होता है इनका मतलब। फिर हमने देखा था कि लोकोमोशन क्या होता है बच्चों को, जो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है ना, अपनी मर्जी से की मूवमेंट क्या बन जाती है बच्चों, लोकोमोशन बन जाती है। फिर हमने ये देखा था कि बच्चों जो लोकोमोशन है और जो मूवमेंट, उनके लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है। वही एक स्ट्रक्चर ही लोकोमोशन का काम कर सकती है और वही स्ट्रक्चर ही बच्चों क्या कर सकती है, मूवमेंट का काम कर सकती है। जैसे हमने इसमें एग्जांपल देखा था पैरामीशियम का। पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया है बच्चों, वो उसके उस फूड पार्टिकल को उसके साइटोफाइलिंग्स तक लाने में हेल्प कर सकता है सीलिया की हेल्प से मूवमेंट करके। और वही सीलिया बच्चों जो पैरामीशियम के अंदर है, वो क्या कर सकते हैं, उसकी खुद की मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं। फिर हमने बच्चों एग्जाम्पल देखा था हाइड्रा का। हाइड्रा के अंदर जो टेंटिकल्स होते हैं बच्चों, वो उसके प्रे को पकड़ने में भी उसकी हेल्प करते हैं और वहीं बच्चों ये हाइड्रा की लोकोमोशन में भी हेल्प कर सकते हैं। फिर बच्चों ने देखा था हमारे लिम्स का, ह्यूमन में एग्जांपल देखा था। लिम्स जो है बच्चों ह्यूमन में, वो लोकोमोशन करने में भी यूज होते हैं, एज सच एज लिम्स हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हमने देखे थे। फिर हमने एक टर्म पढ़ी थी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से बच्चों अमीबा में मूवमेंट होती है, सबसे सिंपल फॉर्म है मूवमेंट की। और ऐसा हमने अमीबा भी देखा। तो क्या होता है इसमें, जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या बन जाता है, कि हमने ऐसे स्यूडोपोडिया पढ़ा था, उसका क्या हो जाता है, एक प्रोजेक्शन सा निकल जाता है, जैसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो जाती है। और इसमें यहाँ पे कौन हेल्प करता है, जो माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं स्यूडोपोडिया को बनाने में। ये कुछ हमने पढ़ा था। फिर हम देखा था कि जो लोकोमोटरी मेथड है, लोकोमोशन के जो मेथड है वो डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं। किस पे बच्चों, एक तो आपकी सिचुएशन की डिमांड की है और एक आपकी हैबिटेट की है। तो उसके ऊपर जो लोकोमोटरी मेथड होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, फ्लाइंग हो गया, इस टाइप के हमने कुछ लोकोमोशन के भी देखे थे। ऐसे हम लोकोमोशन कर सकते हैं। हमारे जॉ में मूवमेंट हो सकती है, मतलब जॉ में, लिम्स में, टंग में, ये हमने एग्जांपल देखे थे। यहाँ पे लोकोमोशन हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, मतलब यहाँ पे हम मूवमेंट इनको करवा सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था बच्चों, फिर हमने देखा था कि जो प्लांट और एनिमल्स है वो एक बहुत वाइड रेंज शो करते हैं, वाइड रेंज शो करते हैं किसकी, मूवमेंट की। और ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे देखी। फिर हमने देखा था नेक्स्ट टॉपिक, हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था एनसीईआरटी का, ये तो इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट हो गया। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एनसीईआरटी ने बोला कि ह्यूमन बीइंग की जो सेल्स है उसके अंदर 3 टाइप की मूवमेंट्स होती है। फर्स्ट होती है अमीबॉइड। अमीबॉइड मूवमेंट वही अमीबा की जैसी मूवमेंट होगी, जैसे इसे अमीबॉइड मूवमेंट ये नाम एग्जाम्पल ध्यान रखना। एक तो ल्यूकोप्लास्ट नहीं, सॉरी, वो क्या प्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट नहीं बच्चों, ल्यूकोसाइट जो वाइट ब्लड सेल्स होती है। और वहीं पे बच्चों क्या ध्यान आपको, मैक्रोफेज ये बच्चों क्या शो करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है हमारी बॉडी के अंदर कोई। ठीक है, और अमीबॉइड मूवमेंट क्यों बोला इसे, क्योंकि अमीबा के जैसे मूवमेंट होती है, स्यूडोपोडिया बनते हैं, इसमें माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं बच्चों, इसमें हेल्प करते हैं। फिर सेकंड मूवमेंट हमने पढ़ी थी बच्चों, कौन सी, सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट क्या होता है बच्चों, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स, ट्यूब लाइक जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उनके अंदर क्या मिलती है, सिलेटेड एपिथेलियम। उनके एपिथेलियम के ऊपर क्या होता है, सीलिया होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, सिलियरी मूवमेंट होती है। एक तो हमने पढ़ा था हमारा जो ट्रेकिया है बच्चों, उसके अंदर क्या होगा, सीलिया होगा। जैसे कोई डस्ट पार्टिकल हमने हमारी एयर के साथ इनहेल कर लिया, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को हमने अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर लिया, तो उसको क्या करती है, मूव करवाती है। सीलिया की वजह से मूवमेंट होती है हमारे ट्रेकिया के अंदर। फिर हमने पढ़ा था बच्चों फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, उसमें क्या होता है, वो होता है क्या बोल सकते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर बच्चों जो मूवमेंट होती है, वहाँ पे भी सिलेरी एपिथेलियम मिलती है और वहाँ पे सीलिया की मूवमेंट से जो ओवा होता है हमारा, ओवम जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर मूवमेंट करता है। नेक्स्ट जो हमने टाइप देखा था वो देखा था बच्चों मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट बच्चों कौन हेल्प करेगी, मसल्स हेल्प करेगी हमारी।
मस्कुलर मूवमेंट किसमें होगी, हमारे लिम्स में हो सकती है, हमारे जॉज में हो सकती है, हमारे टंग में हो सकती है, ये मूवमेंट होती है। मस्कुलर मूवमेंट के अंदर हमारी मसल हेल्प करती है। मसल की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी मसल्स को कॉन्टैक्ट होने की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस प्रॉपर्टी को पढ़िए मसल कॉन्टैक्ट कैसे होती है, वो ये जो प्रॉपर्टी है मसल की वो क्या करती है बच्चों, हमारे मूवमेंट में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। फिर हमने क्या देखा था बच्चों, फिर हमने देखा था कि हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया, मतलब हमारी स्केलेटन्स होगी, हमारा स्केलेटल हो गया, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो तो बोलना चाहिए, हमारा नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होगी, हमारी मसल्स जो होगी, इन तीनों के कोऑर्डिनेट मैनर में काम करने से बच्चों क्या होता है, एक अच्छी तरह से लोकोमोशन को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये तीनों मिलकर कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, जब जाके हमारी लोकोमोशन होती है। ठीक है मैम, तो ये बच्चों कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मसल, क्योंकि हमें अब यहाँ पे आके पढ़ेंगे मसल को, फिर हम पढ़ेंगे हमारे स्केलेटल सिस्टम को। न्यूरॉन को जो है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं किसको बच्चों, मसल को। और मसल की एक प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्टिलिटी, कैसे कॉन्टैक्ट होती है मसल्स और कैसे मसल का कॉन्टैक्ट होना हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, हम वो देखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का टॉपिक भी इस चैप्टर में आपको दिया, तो वो भी हमें पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल की सबसे फेमस थ्योरी कौन सी है बच्चों, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कि एक फिलामेंट जो है वो दूसरे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होती है बच्चों, मसल कॉन्टैक्ट होती है और मूवमेंट होती है। ठीक है, देखते हैं मसल की 4 प्रॉपर्टी देखी थी ऐसे हमने। एक्साइटेबिलिटी, मसल सेल एक्साइटेबल होती है। मसल सेल एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब मसल सेल एक्सटेंड हो सकती है, बड़ी हो सकती है अपनी शेप, मतलब साइज में, मतलब लेंथ में बोल सकते हैं। कॉन्टैक्ट मतलब मसल छोटी हो सकती है। और क्या था, इलास्टिसिटी, अगर मसल को खींच दिया, उसको बड़ा कर दिया तो वो वापस अपनी रियल पोजीशन में आ सकती है, लाइक ए रबर बैंड। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है। उसमें से जो कॉन्टैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी है बच्चों मसल की, वो सबसे ज़्यादा काम आती है किसमें बच्चों, ऐसे लिखा था, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। लाइन में प्रॉपर बता देती हूँ, ये जो मसल की कॉन्टैक्ट करने की प्रॉपर्टी है बच्चों, वही एक्सेप्टिवली यूज होती है किसमें, लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मूवमेंट में, लोकोमोशन में जो मसल की कॉन्टैक्ट करने की प्रॉपर्टी है वही इफेक्टिवली यूज होती है। ये बात मैंने आपको बोली थी। ठीक है, तो ये बात आप कैंसिल मेंशन है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। अब देखो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, मसल क्या लिखा हो, देखो टॉपिक का नाम क्या है, मसल। एनसीईआरटी ओपन कर लेंगे, सारे बोलेंगे जय माता दी, सारे बोलेंगे एनसीईआरटी माता की जय, कि एनसीईआरटी हमारे दिमाग पे सेट हो जाए। देखो, यू हैव स्टडी इन चैप्टर 8 दैट द सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये हमने पढ़ा है चैप्टर 8 को, मैंने आपको यहाँ पे यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ाया। तो हमने पढ़ा था कि सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, वो किसके आउटग्रोथ होते हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ होती है। और हमने ये भी देखा था सीलिया और फ्लैजिला के बाहर सेल मेम्ब्रेन मिलती है, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है, तो वो मतलब वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं सीलिया और फ्लैजिला। और उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए क्या होती है, 9+2 होती है। 9 क्या होते हैं, डबलेट में होते हैं, 2 बीच में मिलते हैं। और क्या होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये देखा था हमने, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ये 9+2 अरेंजमेंट होती है। ये इसमें हम इतना हम पढ़ के आए हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो बात है हम पढ़ चुके कहाँ पे, चैप्टर नंबर 8 में। ये किसकी आउटग्रोथ होती है, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है। ओके मैम, फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर कंटेन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना। अब देखो हमने फ्लैजिला के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था कि फ्लैजिला एक ऐसा डायग्राम से हमने दिखा था, कि मैंने बोला था ये यूग्लिना है, थोड़ा सा इस टाइप का सा डायग्राम रख के दिया एनसीईआरटी में। एक इसकी बड़ी फ्लैजिला होती है, एक इसकी छोटी फ्लैजिला होती है। तो ये जो यूग्लिना में फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट होती है, प्रोटिस्टा का एक मेंबर है, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, और वहीं पर हमें फ्लैजिला और कहाँ पे देखने को मिलता है, फ्लैजिला के बारे में एनसीईआरटी ने अब बताया, पहले नहीं बताया। देखो फ्लैजिला मूवमेंट एक तो हमारी होगी स्पर्मेटोजोआ, जो बोल सकते हैं स्पर्म को, जो हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म होता है बच्चों, मतलब जो मेल की बॉडी में स्पर्म होता है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था उसका हेड होता है, फिर उसका मिडिल वाला पार्ट आ जाता है ऐसे करके, ऐसे इस टाइप से, और फिर उसकी क्या जाती है ऐसे करके टेल आ जाती है, पूंछ आ जाती है। तो ये जो पूंछ और टेल वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होती है, फ्लैजिली मूवमेंट होती है। तो जो स्पर्मेटो जो है, जो स्पर्म है, उसको मूव मतलब उसकी स्विमिंग में कौन हेल्प करेगा, फ्लैजिला हेल्प करेगी। जो स्पॉन्जेस होते हैं बच्चों, स्पॉन्जेस में पढ़ेंगे किसमें आता है, पॉलीफेरा में आते हैं। पॉलीफेरा के जो मेंबर्स हैं उन्हें स्पॉन्जेस बोलते हैं। उनमें एक सिस्टम चलता है बच्चों वाटर का, उनमें मतलब क्या होता है, वाटर का करंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं, उसे कैनाल सिस्टम बोलते हैं। उसके अंदर जो सेल हेल्प करती है बच्चों, उनमें भी क्या होता है, फ्लैजिला होता है। और साथ ही साथ में जो प्रोटिस्टा है, जिसका नाम यूग्लिना है, यूग्लिना प्रोटिस्टा का एक एग्जाम्पल है, उसमें लोकोमोशन करने में भी कौन हेल्प करेगा, फ्लैजिला हेल्प करेगा। तो 3 चीज़ ध्यान रखिए, स्पर्म में फ्लैजिला मिलेगा, स्पॉन्जेस का जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसमें फ्लैजिला के हेल्प होगा, और एक यूग्लिना में क्या मिलेगा, फ्लैजिला मिलेगा, जो उसकी लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इतनी बात हमने पढ़ ली। सबसे पहले एनसीईआरटी ने ये लिखा है। ओके मैम, हम जान के आगे देखो, सीलिया का तो अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ सीलिया मिलता है। आगे क्या बोल रही है बच्चा एनसीईआरटी, आगे बोल रही है एनसीईआरटी, मसल्स इज ए स्पेशल टिश्यू। ओके, मसल के एक स्पेशल टिश्यू है। Muscle is a special tissue of mesodermal origin. About 40 to 50% of the body weight of human adult is contributed by the muscles. अब सबसे पहले हमें मसल का ऑरिजिन ध्यान रखना है। मसल का ऑरिजिन होता है बच्चों मेसोडर्मल। हम 4 टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं बच्चों, पूरी बॉडी जो है हमारी 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट कौन सा होता है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू होता है। फिर आता है बच्चों मस्कुलर टिश्यू, या मस्कुलर टिश्यू बोल सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू। एक आता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू,
ठीक है, जैसे हमने ब्लड को पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, एक आता है नर्वस टिश्यू, नर्वस से मिलकर जो बनाता है नर्वस टिश्यू आ जाएगा। तो इन चारों टिश्यू से मिलकर बच्चों हमारी पूरी ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बन जाती है। तो ये 4 टाइप के जो टिश्यू हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, उसमें से जो बच्चों ये मसल्स वाला जो टिश्यू है कौन सी ओरिजिन का है, कौन सी जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ बच्चों, कौन सी ओरिजिन है इसकी बच्चों, इसकी ओरिजिन है मेसोडर्मल। ऐसे ही हमने हार्ट की ओरिजिन देखी थी, हार्ट की ओरिजिन के बारे में भी हमने पढ़ा था, क्या थी, मेसोडर्मल थी वो भी। हार्ट भी किससे मिलकर मतलब बच्चों हार्ट की ओरिजिन भी क्या बच्चों मेसोडर्मल। वहीं पे जो हमारा ये मस्कुलर टिश्यू है, हमारा जो मसल्स है वो भी कैसे ओरिजिन में बच्चों, वो भी मेसोडर्मल ओरिजिन में। और एक अडल्ट ह्यूमन की बॉडी का कितना % वेट बना देती है मसल्स, 40 to 50% वेट, 40 to 50% वेट जो एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी का वो किससे मिलकर बनता है, जो मसल से। ओके मैम, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक, अब देखो मैंने बताया था मसल्स के बाद में 4 प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी। एक्साइटेबिलिटी, मसल सेल एक्साइटेबल है, मसल सेल के पास में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मतलब जैसे हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स क्या देते हैं, न्यूरॉन से क्या है कि मसल सेल के पास में इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसमें क्या होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगी और उसमें क्या होगा, आयंस का कंडक्शन हो सकता है, चार्ज का। जैसे हम नहीं बोल सकते कि हम बोलते हैं कि जैसे चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो उसे करंट बोलते हैं। हमने फिजिक्स में पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल के मूव करने कोई तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उससे तो करंट मिलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में ये पढ़ते हैं ना करंट में, वहाँ पे चैप्टर में। तो वैसे है कि एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब सेल को न्यूरॉन से कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो सेल के अंदर क्या होता है, एकदम से क्या होता है कि आयंस एंटर करते हैं। इस टाइप के मैकेनिज्म पढ़ेंगे पूरी, तो उसका मतलब क्या होता है कि सेल एक्साइटेबल है, सेल एक्साइटेबल है। सेल के पास में कौन सी प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी। ओके मैम। कॉन्टैक्टिलिटी मतलब मसल सेल पे इतनी है तो मसल सेल कॉन्टैक्ट करके इतनी हो सकती है, मसल सेल छोटी हो सकती है। इसी प्रॉपर्टी का तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं बच्चों हम किसमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ओके मैम। एक्सटेंसिबिलिटी, मसल सेल इतनी है तो मसल सेल को खींच के इतना कर दिया, मसल सेल एक्सटेंड हो सकती है। ओके मैम। और फिर क्या था, इलास्टिसिटी, अगर वापिस से इतना कर दिया तो वापिस से अपनी रियल पोजीशन में भी आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे रबर बैंड को खींच के नहीं ले आते उसकी रियल पोजीशन पे, वैसे ही। तो 4 प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों, कॉन्टैक्टिलिटी मतलब मसल सेल कॉन्टैक्ट हो सकती है, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब मसल सेल एक्सटेंड हो सकती है, इलास्टिसिटी मतलब मसल सेल के अंदर इलास्टिसिटी का गुण है, और वहीं पे एक्साइटेबिलिटी मसल सेल क्या है कि एक्साइटेबल सेल भी है। तो आप इनको मतलब अंडरलाइन करोगे, 4 टाइप की प्रॉपर्टीज है किसकी, मसल सेल की। ओके मैम। आगे देखो, मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। मसल को हमने क्लासीफाई किया बहुत सारे क्राइटेरिया के बेस पर, डिफरेंट क्राइटेरिया। सबसे पहले तो नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटी, की उनका लोकेशन कहाँ पे है, वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ में अटैच है, वो हमारी विस्टर्न ऑर्गन में मिलती है, कहाँ पे मिली है, हमारे हार्ट में मिलती है। तो उसके लोकेशन के बेस पे हमने क्या कर दिया बच्चों, इनको क्लासीफाई कर दिया। फिर हमने उनकी अपीयरेंस, उनकी स्टाइटेड अपीयरेंस है या फिर स्मूथ अपीयरेंस है, उसके बेस पे हमने इनको क्लासीफाई कर दिया। और फिर उनका नेचर ऑफ रेगुलेशन, वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री, उसके बेस पे हमने 3 टाइप पे मतलब हमने क्या कर दिया, डिफरेंट टाइप में क्राइटेरिया में हमने क्या कर दिया, मसल सेल को क्लासीफाई कर दिया। तो हमने देख लिया कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी रेगुलेशन करने का तरीका क्या है, उनको नेचर कैसा है रेगुलेशन करने का, फिर उनकी अपीयरेंस कैसी, और फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट कि उनकी लोकेशन क्या। इनके बेस पे हमने क्या किया बच्चों, मसल सेल को डिवाइड किया। ओके मैम, मतलब क्लासीफाई किया। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप ऑफ, अगर मसल की लोकेशन क्या देखो उसके आधार पे हमने मसल को 3 टाइप में डिफाइन किया, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। बच्चों मसल्स की लोकेशन के बेस पे हमने कितने टाइप में मसल को डिवाइड किया, स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच हुई, विसरल मसल्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में मिली, कार्डियक मसल, कार्डियक वर्ड किसके लिए आता है बच्चों, नेक्स्ट मतलब जो पहले चैप्टर था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें पढ़ के आए कार्डियक वर्ड किसके लिए आता है, कार्डियक वर्ड आता है बच्चों किसके लिए, कार्डियक अरेस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये किसके लिए आते हैं, हार्ट के लिए आते हैं। तो हार्ट में जो मसल में जो कार्डियक में हमने पढ़ा भी था, हार्ट में मसल कार्डियक मसल होती है, और स्पेशल टाइप की जो कार्डियक मसल्स होती है वो नोडल टिश्यू बन जाता है, एसी नोड, एवी नोड सब कुछ पढ़ के आए हैं हम। ठीक है, तो कार्डियक मसल कहाँ मिलेगी बच्चों, ये मिलेगी हार्ट में। तो लोकेशन के बेस पे बच्चों, लोकेशन के बेस पे हमने क्या कर दिया, मसल सेल को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, 3 टाइप में क्लासीफाई कर दिया। और हमने साथ में अपीयरेंस के बेस पे भी किया, लोकेशन के बेस पे भी किया, और नेचर ऑफ रेगुलेशन भी है, डिफरेंट क्राइटेरिया है मसल को क्लासीफाई करने का। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्केलेटल मसल। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक डायग्राम। ये देखो, ये डायग्राम देखो, वैसे डायग्राम आपको इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ, ये डायग्राम इस चैप्टर का नहीं है, डायग्राम आपके टिश्यू वाले चैप्टर का। फिर भी हम इसको यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे भी मसल को पढ़ना है, तो वहाँ से रिलेट करके मैं लेके आई हूँ। फर्स्ट डायग्राम जो है बच्चों वो है आपकी स्केलेटल मसल्स का। ये फर्स्ट डायग्राम जो है बच्चों ये है स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। तो आप देख लो स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टी आपको क्या दिखे, एक तो बच्चों ये कैसे स्लेंडर शेप में है, ऐसे स्लेंडर बनाई हुई है, स्लेंडिकल शेप बनाई हुई है इनकी। और एक बच्चों इसमें ऐसे स्ट्राइशंस दिखाए हुए, ऐसे ऐसे करके स्ट्राइशंस दिखाए हुए, और यहाँ पे लिखा स्ट्राइएटेड। और एक बच्चों मसल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है किसकी, स्केलेटल मसल्स की। एक बात तो आपको इतना नहीं है। सेकंड डायग्राम जो बच्चों ये जो डायग्राम है, बी डायग्राम, ये है स्मूथ मसल का, स्मूथ मसल। अभी हमने देखा ना स्मूथ मसल बोलते हैं, या फिर इसे बोल देंगे विसरल मसल। विसरल हमें 3 टाइप देखे ना, तो इसे बोल सकते हैं विसरल मसल। और विसरल मसल जो है इसको स्मूथ क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी स्ट्राइशंस नहीं होते। ठीक है, और इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, एक स्पिंडल शेप बोल सकते हैं, स्पिंडल शेप।
जैसे इनकी सिलेंड्रिकल शेप है तो इनको बोल सकते हैं स्पिंडल शेप। और इसके जो ये जो मसल सेल होती है ना वो दोनों किनारों पे ऐसे पतली होती है, इसे बोलते हैं टैपरिंग एंड। क्या बोलते हैं? टैपरिंग एंड। क्या बोलते हैं बच्चों? टैपरिंग एंड। टैपरिंग एंड, ठीक है। दो डायग्राम समझ में आ गई कि जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी शेप स्ट्राइटेड है, उस पर स्ट्राइशंस है और शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल है। वहीं पे जो स्मूथ मसल्स है उसकी शेप लाइक स्पिंडल शेप है, उस पर कोई भी स्ट्राइशंस नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला? स्मूथ मसल बोला। और स्मूथ मसल में क्या होता है? सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। एक ऐसे सेल बना दी तो उसमें क्या होगा? एक ही न्यूक्लियस होगा। ये होती है यूनिन्यूक्लिएटेड। वहीं पे जो ये स्केलेटल मसल ये कैसे होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर सेकंड आपको डायग्राम दिखा होगा बच्चों किसका? कार्डिक मसल्स का। सेकंड ही बच्चों थर्ड जो डायग्राम है बच्चों, ये डायग्राम जो है ये कार्डिक मसल्स का है। कार्डिक मसल्स कार्डिक मसल्स का जब आप डायग्राम देखो तो एक तो आपको इसमें दिख रहे हैं स्ट्राइशंस, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो एक तो बच्चों के स्ट्राइटेड है, मतलब इस पे स्ट्राइशंस दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे इस पे धारियां हैं, ठीक है। एक बच्चों इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। साथ में बच्चों इसमें क्या होते हैं? ब्रांचेज होती है। जैसे इसमें कोई ब्रांच नहीं बनाई तो इसका एक लाइन ऐसे, तो साथ में इसमें क्या होगी? कोई ब्रांच होगी। तो इसका एक बात ध्यान रखनी बच्चों, क्या होती है? ये ब्रांच होती है। कौन? कार्डिक मसल्स। और एक बच्चों इसमें एक जंक्शन मिलता है जिसे बोलते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क। एक यहाँ पे इनमें जहाँ पे इनके जो होते हैं ना ब्रांचेस निकलती हैं वहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे बोलते हैं बच्चों इंटरकलेक्टेड डिस्क। वो क्या होता है बच्चों? दो मसल सेल के बीच में आपस में एक जंक्शन होता है जिससे क्या होता है यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हमने जैसे पढ़ा था कि ईसीजी की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको ही तो मेजर किया था हमने ईसीजी में। तो वही बात होती है, वही प्रॉपर्टी है बच्चों की एक्साइटेबिलिटी। मसल सेल एक्साइटेबल हो सकती है क्योंकि कार्डिक मसल भी तो एक मसल सेल है। तो एक्साइटेबल का मतलब ये है कि इसमें क्या हो सकता है कि आयंस का फ्लो होता है। आयन के एक चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल का फ्लो ना बच्चों क्या होता है? उससे करंट से जनरेट होती है। जब तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हमने मसल सेल में पढ़ा था, वो कार्डिक उसमें हार्ट में पढ़ा था। तो वही बात है कि मसल सेल क्या हो सकती है? एक्साइटेबल हो सकती है। यहाँ पे एक्साइटेबल का मतलब यही है, यहाँ पे वैसे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करनी, यहाँ पे एक्साइटेबल का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या मतलब यहाँ पे एक इंटरकलेक्टेड डिस्क मिलती है जिससे क्या हो सकता है कि आयंस का हम बोल सकते हैं क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है एक सेल से दूसरे मसल सेल में। तो ये स्पेशल कंडीशन मिलती है सिर्फ हमें कार्डिक सेल में और किसी में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये बात हमने देखी। अब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको डायग्राम दिखाया है। अब ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको समझाने में, क्योंकि डायग्राम देख लें तो डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्केलेटल मसल को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। स्केलेटल मसल्स नाम इसलिए बच्चा मसल को नाम हमें स्केलेटल मसल क्यों दिया? क्योंकि हमारा जो स्केलेटल कंपोनेंट है, जैसे स्केलेटल मसल क्या होता है? जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, स्केलेटल सिस्टम पूरा हम इसी चैप्टर में पढ़ा, जो हमारा हड्डियों का ढांचा उसके साथ में एसोसिएटेड होती है। कौन बच्चों? हमारी स्केलेटल मसल्स। ओके मैम। दे हैव ए स्ट्राइप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हैंस आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल। अभी मैंने दिखाया ऐसे स्ट्राइशंस निकले सिलेंड्रिकल साइड में, तो इस पर ऐसे ऐसे स्ट्राइशंस है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पे हमें स्ट्राइप्ड दिखती है, तो स्ट्राइशंस अपीयरेंस आती है, तो इसलिए हमने क्या बोलती है? इसे स्ट्राइटेड मसल्स बोलती है। एज देयर एक्टिविटी आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स टू। देखो अब ये क्या होता है? अपीयरेंस के बेस पे तो हमने इसे स्ट्राइटेड मसल्स बोल दिया, लोकेशन के बेस पे हमने इसे स्केलेटल मसल्स बोलते हैं क्योंकि ये हमारी स्केलेटल कंपोनेंट के साथ में अटैच होती है। और रेगुलेशन करने के बेस पे हमारे न्यूरो से कैसे रेगुलेट करना है उसके बेस पे हमने इसे वॉलंटरी मसल्स बोल दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों हमारा मतलब जो हमारा हाथ है, मान लो हाथ में मेरी हड्डी है, मेरा स्केलेटल सिस्टम में हाथ में होती है बाइसेप्स ट्राइसेप्स। ये एग्जांपल क्यों दे रही है? हमने अच्छे से सुना होगा, कोई जिम जाता होगा, कोई यहाँ पे वो तो बाइसेप्स बनाए, ट्राइसेप्स बनाए, ऐसे आपने सुना होगा। तो जो हमारी बाइसेप ट्राइसेप्स है बच्चों, वो हमारे हाथ की, हमारे हैंड की जो बोन है उसके साथ में अटैच होती है। तो वो कौन सी मसल का एग्जाम्पल होगी? वो स्केलेटल मसल्स का एग्जाम्पल होगी। और अगर मुझे मेरे हाथ को मूव करा तो मेरी खुद की मर्जी है, मतलब मैं मेरे खुद के कंट्रोल में मेरे हाथ को मूव करना, मेरे पैर को मूव करना, मुझे किसी मतलब मैं अपनी मर्जी से इनको मूव कर सकती हूँ, ठीक है। वहीं पे आप बताओ क्या आप अपने इंटेस्टाइन को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो? अब आंसर दो, क्या आप अपने इंटेस्टाइन को अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हो? नहीं करवा सकते हो। बट मैं अपने हाथ को अपनी मर्जी से मूव करवा सकती हूँ। तो इसलिए बच्चों मेरा वॉलंटरी कंट्रोल है मेरे न्यूरॉन्स का, इस पर मेरा खुद का कंट्रोल है, तो इसलिए क्या बोलती है? वॉलंटरी मसल्स बोलती है। किसको? स्केलेटल मसल्स को ही। दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर। जो हमारी स्केलेटल मसल्स है बच्चों, वो हमारे लोकोमोटरी एक्शंस में, जैसे पैरों के हेल्प से मैं चलती हूँ तो यहाँ पे पैरों में लोकोमोशन हो, तो लोकोमोटरी एक्शंस में और मेरे बॉडी पोस्चर को चेंज करने में कौन सी मसल्स हेल्प करती है बच्चों? स्केलेटल मसल्स हेल्प करती है। आई होप आपको समझ में आएगा। 3-4 बातें ध्यान रखिए स्केलेटल मसल्स के बारे में। क्या बच्चों? फिर हम विसर मसल को स्टार्ट करें, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले मैं स्केलेटल मसल्स को ये ध्यान रखें, स्केलेटल मसल्स नाम कैसी है? स्ट्राइशंस है उस पर, तो इसलिए हमने इसे क्या बोलते हैं?
स्टाइडेड मसल्स बोल दिया। मैम स्केलेटल मसल जो है वो हमारी बॉडी का जो स्केलेटल कंपोनेंट उसके साथ में अटैच है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे स्केलेटल मसल्स बोल दिया। मैम हमारा जो स्केलेटल मसल है उसको मैं खुद से अपनी मर्जी से मूव करवा सकती हूँ, मेरे खुद के कंट्रोल में, तो इसलिए मैम इसे वॉलेंट्री मसल्स बोल दिया। और ये कहाँ मिलेगी मैम, मेरा लोकोमोटरी जो मेरे एक्शन है और जो मेरी बॉडी के पोस्चर को चेंज करने में जो मसल इन्वॉल्व होती है बच्चों, वो कौन सी होती है बच्चों, स्केलेटल मसल्स होती है। इतनी बात ध्यान रखिए। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों विसरल मसल्स। विसरल मसल के बारे में क्या था हमने, विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल। जैसे मैंने बोला था क्या आप अपने इंटेस्टाइन को अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हो, तो आपका आंसर था नो मैम, मैं अपनी इंटेस्टाइन को अपनी मर्जी से मूव नहीं करवा सकती। हमारा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे, यहाँ पे क्या मिलती है बच्चों, यहाँ पे मिलती है विसरल मसल्स। विसरल मसल्स मिलती है हमारे इंटरनल ऑर्गन में। ये कैसे होती है, इनवॉलेंट्री होती है, हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता। दे डू नॉट एक्सिबिट एनी स्टाइशन एंड स्मूथ इन अपीयरेंस। हमने देखा था अभी ऐसे सेल बनाई हुई है, कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो ये कैसी होती है बच्चों, स्मूथ होती है। Hence they are called smooth muscles, non-striated muscles. The activity are not under the voluntary control of the nervous system and are there known as the involuntary muscles. Control नहीं है तो involuntary बोल दिया, okay मैम. They assist, for example, in the transportation of food through the digestive tract and gametes through the gamete tract. हमने देखा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिलती है, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किस में हेल्प करेगी बच्चों, गैमेट के ट्रांसफर में। और हमने देखा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मिलती है, तो एलिमेंट्री कैनाल में किसका ट्रांसफर होता है बच्चों, फूड का होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बात ध्यान रखिए। तो इसके लिए क्या ध्यान रखें बच्चों, किसके बारे में, विसरल मसल्स के बारे में एक बार मैं उसको रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम आगे कार्डिक मसल्स को पढ़ेंगे। देखो विसरल मसल के बारे में एक बात तो ये ध्यान रखिए मैम, विसरल मसल जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन में मिलेगी, ठीक है मैम। विसरल मसल के ऊपर माइक्रोस्कोप के नीचे देखने में कोई भी स्ट्राइशंस नहीं रह जाते, इसलिए इसे स्मूथ मसल्स बोलती है, फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स बोलती है। मैम विसरल मसल के ऊपर नर्वस सिस्टम का कोई भी वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं, खुद की मर्जी से नहीं होता काम, न्यूरॉन्स पे हमारा कंट्रोल नहीं, वॉलेंट्री नहीं है, तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। और कहाँ मिलेगी मैम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलेगी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिलेगी। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, गैमेट का होता है, और मैम जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें किसका होता है, फूड का होता है। तो ये इतनी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद बच्चों हमारी मसल बची कौन सी, कार्डिक मसल। नाम ही क्या सजेस्ट अभी बताया था, एज द नेम सजेस्ट कार्डिक मसल आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। कहाँ पे मिलेगी बच्चों, ये हार्ट में मिलेगी, ठीक है मैम। मैनी कार्डिक मसल्स असेंबल इन ए ब्रांचिंग पैटर्न। अभी हमने देखा डायग्राम ब्रांचिंग पैटर्न होता है टू फॉर्म ए कार्डिक मसल्स, ओके मैम। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डिक मसल्स आर स्टाइटेड। कैसे थी स्टाइशन सी, यस मैम। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल द एक्टिविटी डायरेक्टली। अब ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसकी जो क्या बोल सकते हैं एक्टिविटी होती है उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ओके मैम। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को तो कोई पूछ सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, जो स्केलेटल मसल्स को देखा और किसको देखा, विसरल मसल को देखा, उसके बाद क्या देखा, कार्डिक मसल को देखा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ स्केलेटल मसल्स, यहाँ पे लिख दूँ स्केलेटल मसल्स, यहाँ पे लिख दूँ विसरल मसल्स और यहाँ पे कार्डिक मसल, क्या आप इनमें डिफरेंस कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो। स्केलेटल मसल्स कैसी है बच्चों, स्ट्राइएटेड। वहीं पे जो विसरल मसल है नॉन स्ट्राइटेड, कोई भी स्ट्राइशंस नहीं है। वहीं पे जो कार्डिक मसल है वैसे कैसे है, स्ट्राइटेड। ऐसे आप इनमें डिफरेंस कर सकते हो। स्केलेटल मसल कैसी है जो वॉलेंट्री, मेरा खुद का कंट्रोल है। विसरल मसल कैसी है जो इनवॉलेंट्री मेरा, और जो मेरा कार्डिक मसल है वो कैसे बच्चों इनवॉलेंट्री है। जो मेरा स्केलेटल मसल है बच्चों वो कहाँ मिलेगी, वो मेरे मिलेगी स्केलेटल कंपोनेंट के साथ में। मैम जो मेरी विसरल मसल है वो कहाँ मिलेगी, इंटरनल ऑर्गन में, विसरल ऑर्गन में, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया और जो हमारा इंटेस्टाइन वाला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हमारा बॉडी पोस्चर को चेंज करने में हेल्प करती है हमारी स्केलेटल मसल्स, और हमारी लोकोमोशन में हेल्प करती है। फिर कार्डिक मसल कहाँ मिलेगी बच्चों, हार्ट में मिलेगी, ठीक है, हार्ट में मिलेगी। और कार्डिक मसल में एक स्पेशल बात है क्या मैम, इसमें इंटरक्लाइटेड डिस्क मिलती है, ब्रांचिंग पैटर्न होता है, ये बात लिख सकते हो आप। तो आप ऐसे इनमें डिफेंस भी कर सकते हो कि इसमें स्केलेटल मसल्स में स्केलेटल मसल्स हो गया, विसरल मसल्स हो गया और कार्डिक मसल्स हो गया, ओके मैम। कोई डाउट है तो कोई बच्चा पूछ सकता है मुझसे। अब हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक क्या लिखा हुआ है, देखो बाकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल्स इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि हमने देखा था कि हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन करने में जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है मसल की, वही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, और साथ में हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हमारी मसल सेल का। कौन सी मसल सेल का, स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल का एक डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे किसी कॉन्ट्रैक्शन की, ओके मैम। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स इन अवर बॉडी इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ मसल्स बंडल और फेसिकल हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया। Each muscle bundle contains a number of muscle fibers each। एक बार मैं पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको समझा दूंगी, या फिर पहले समझा ही दूँ। देखो पहले थोड़ा सा समझ ही लो। एक मिनट रुको बस, मैं पेज लेती हूँ या फिर उस पर समझते हैं। देखो क्या हम पढ़ेंगे, क्या बच्चों, स्केलेटल मसल का, जो हमारी स्केलेटल मसल है बच्चों
उसको क्या करें, डिटेल में देखेंगे, डिटेल में। ठीक है मैम। स्केलेटल मसल को डिटेल में देखने के लिए हमने क्या देखा, एक पहले इसका ट्रांसफर सेक्शन देखा। आपके एनसीईआरटी में ट्रांसफर सेक्शन, पहले तो ये बताओ जी ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है। मान लो ये कोई मेरी मसल है, ये मेरी मसल है, कोई मसल है, ये मसल, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन होता है बच्चों, मसल को मैंने ऐसे कट कर दिया तो ये तो होता है बच्चों इसका ट्रांसफर सेक्शन। वहीं भी मान लो मेरी मसल है तो मैंने इसको ऐसे कट कर दिया तो ये होता है इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन का मतलब समझ में आ गया हो। तो मतलब हम क्या देखेंगे, एनसीईआरटी में इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ही दिया हुआ, हम इसका ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करना है। तो ट्रांसफर सेक्शन का मतलब है कि मान लो मेरी मसल सेल ऐसे है, मान लो मैंने कोई मसल बनाई है ऐसे, मसल बनाई है ऐसे, तो मतलब मैंने इसको क्या किया, ऐसे कट किया है। तो अब मान लो आपकी मसल इसको ऐसे कट कर दिया तो अब आपके ऊपर से आप देखोगे इसको, मान लो आपकी मसल ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको आपने ऐसे कट कर दिया तो आपको देखने पे कैसे लगेगी, देखो ऐसी लगेगी। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। ये मसल ऐसे रह जाएगी नीचे और ऊपर से ऐसे गोला बन जाएगा। मान लो कोई ऐसे कोई पाइप है, आपने उसको ऐसे कट किया, ट्रांसफर सेक्शन उसका देखा है बच्चों, तो क्या होगा, ऐसे नीचे पाइप तो ऐसी रहेगी, ऊपर क्या बन गया, ऐसे गोला बन गया, वो होल हो गया। अंदर अब आप इसके अंदर झांक सकते हो, अपनी आंख से ऐसे देख सकते हो अंदर क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, अंदर क्या दिख रहा है आपको, ऐसे आप देखोगे अपने मुंह से ऐसे अंदर देख सकते हो कि इसमें क्या दिख रहा है। तो वही हम देखेंगे क्या दिखता है। देखो मैंने बनाया वो मसल, अब ऐसे मसल नीचे मसल है पूरी ऐसे, और मैं ऊपर से क्या कर रही हूँ, इसको देख रही हूँ मुझे इसमें क्या दिख रहा है। देखो मसल जो है बच्चों, मसल ये क्या है बच्चों, मसल है। मसल के अंदर होते हैं बच्चों ऐसे बंडल, ऊपर से देखने पे आपको क्या दिखेगा, बंडल दिखे, जिन्हें बोलते हैं मसल बंडल, मसल बंडल। और इन्हीं क्या बोलते हैं बच्चों, फेसिकल। एक ही बंदे के दो नाम है, इसी मसल बंडल बोलेंगे, इसी क्या बोलेंगे, फेसिकल बोलेंगे। और बच्चों ये जो हमारी मसल बंडल है वो क्या होते हैं, इस मसल के अंदर ऐसे नहीं हिलते डुलते रहते हैं, क्या होता है, इनके बाहर में ऐसे पूरा एक कोलाजनस टिश्यू होता है, ऐसे पूरा इसके बाहर क्या होता है, कोलाजनस टिश्यू भरा होता है, कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ऐसे इसके अंदर डूबे रहते हैं ऐसे, ठीक है, पूरा आप इसको फिल कर सकते हो ऐसे, उसके अंदर हमारे मसल बंडल होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे फेशिया, फेशिया। तो अब तक अपनी दो बातें समझी, मैं वापस से समझा देती हूँ कि जैसे ही मैंने एक मसल सेल का ट्रांसफर सेक्शन देखा, मसल सेल का ट्रांसफर सेक्शन देखा, तो उस मसल सेल के, सॉरी मसल सेल का नहीं बच्चों, मसल का सॉरी मसल सेल का नहीं बच्चों, मसल का। जैसे ही मैंने एक मेरी मसल का ट्रांसफर सेक्शन देखा तो मुझे उसके अंदर क्या मिले, मसल बंडल मिले, मसल बंडल, मसल बंडल। मसल बंडल को मैंने क्या बोला, फेसिकल बोला, फेसिकल। और मैम ये जो मसल बंडल है ऐसे क्या है, एक इनके बाहर एक कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ये पैक है, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, फेशिया बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे मैम, फेशिया बोलेंगे। और बच्चों मसल सेल, सॉरी मसल जो है, मसल बंडल के अंदर बच्चों आपको ऐसी दिखेगी स्ट्रक्चर, जो क्या करेगी, ऐसे नीचे तक जाएगी, ऐसे नीचे तक, ऐसे मतलब क्या होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हो गया, ऐसे नीचे तक जाएगी पूरी। इनको क्या बोलेंगे बच्चों, मसल सेल बोलेंगे, मसल सेल, मसल सेल बोलेंगे। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, मसल फाइबर बोलते हैं, मसल फाइबर। अब आपको ये देखो बच्चों क्या है कि जब मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया, क्योंकि देखो ये मसल जो है, मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया ऐसे, तो ये जो मसल बंडल है वो इसके अंदर है। मसल बंडल के अंदर जो बच्चों मसल सेल है वो मैंने ऐसे वो गोले में दिखाई, बट वो गोले में ना होगी बच्चों, क्या होगी, नीचे तक पूरी जाएगी ना, क्योंकि पूरी मसल है तो उसके अंदर मसल सेल पूरी बड़ी तक होगी ना। बट हमने जब इसको ऐसे काट दिया मसल को, जब हमने इसको काट दिया तो हमें ऊपर तक से गोला ही दिखेगा। समझ गए, आई होप मैं जो कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये बात होगी। पहले क्या है, मैं आपको बना के वापस से दिखाती हूँ। ये हो गया मसल बंडल, मसल बंडल, मसल बंडल हो गया, बोलेंगे बच्चों फेसिकल बोलेंगे, फेसिकल। मसल बंडल के अंदर बच्चों क्या है, ऐसे मसल सेल है, मसल सेल, जिसे बोलते हैं बच्चों मसल फाइबर, मसल फाइबर। एक ही बंदे के दो नाम है, ठीक है। और इनके बाहर के बच्चों कोलाजनस टिश्यू, जिसे क्या बोलेंगे, फेशिया बोलेंगे, फेशिया। तो ये बात एनसीईआरटी लिखी हुई है। जो बच्चों मसल सेल होती है ना, अभी मैंने जो मसल सेल बनेगी, मसल सेल कैसे बनेगी, पहले क्या बनेगा, मसल बनेगा, मसल के अंदर मसल बंडल बनेंगे, मसल बंडल के अंदर बच्चों क्या बनेगी, मसल सेल बनेगी। ये बात समझ में कि ये मसल सेल है, मसल सेल। बच्चों जो मसल सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, उसे बोलते हैं सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, ये स्पेशल नाम है। और मैम जो उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कुछ आपको नाम ध्यान रखनी है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारा क्या बढ़ाता है, बट जो कैल्शियम आयन बढ़ाता है, यही कैल्शियम आयन बच्चों क्या कहते हैं, हमारी मसल को कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करता है। ये बात आप ध्यान रखोगे। तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ा देती हूँ, आपको कुछ ज़्यादा है नहीं, अब मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा, अब पढ़ लेते। देखो आपको ये डायग्राम एनसीईआरटी का भी दिखा दूंगी आपको। देखो
हम क्या करें, स्केलेटल मसल को देखें, क्योंकि हमें स्केलेटल मसल को रीड करना है। एनसीईआरटी ने हमें स्केलेटल मसल ही दिया हुआ है, वो कार्डियक मसल और उसको नहीं दिया हुआ, क्या बोलते हैं, विसरल मसल को। ठीक है, अब स्केलेटल मसल रीड कर लेते हैं, क्या लिखो, लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल्स। हम क्या करते हैं, स्केलेटल मसल को एग्जामिन करते हैं। ओके मैं लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल, लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल्स इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि मैकेनिज्म को समझने की, कॉन्ट्रैक्शन की कैसी होती है, और हमारे स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्रक्चर उसको समझने के लिए हमने क्या किया, इसको डिटेल में एग्जामिन किया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। इज ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स इन अवर बॉडी इज ए मेड ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल। जो हमारी मसल है बच्चों, स्केलेटल मसल्स है, वो किससे मिलकर बनी हुई है बच्चों, मसल बंडल से मिलकर बनी हुई है। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, फेसिकल्स बोलेंगे। जो हमारी स्केलेटल मसल्स ऐसे, जब मैंने उसको काट के देखा तो उसके अंदर क्या मिलेंगे मुझे, ऐसे मसल बंडल मिलेंगे, और इन मसल बंडल को क्या बोलते हैं बच्चों, फेसिकल्स बोलते हैं। ओके मैम, स्केलेटल मसल में मसल बंडल है, उन्हें क्या बोलते हैं, फेसिकल्स बोल दिया। हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया, और ये ऐसे कॉमन कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से बाइंड है, जिसे क्या बोलेंगे बच्चों, फेशिया बोलेंगे। ओके मैम, ईच मसल बंडल कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, और ये जो मसल बंडल है एक, इसके अंदर क्या मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे मसल फाइबर मिलेंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, मसल सेल बोलते हैं। हर मसल बंडल के अंदर क्या मिलेंगे बच्चों, मसल फाइबर मिलेंगे। ईच, अब बाकी और देख लो, ईच, मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी। ईच मसल फाइबर को ही मसल सेल बोलते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो, मसल सेल और मसल फाइबर एक ही नाम है। तो जो हमारा मसल फाइबर, जो मसल सेल है, वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड होगा, जिसे क्या बोलेंगे बच्चों, सार्कोलेमा बोलेंगे। मैंने आपको बताया, आपको दिखाया था कि मसल सेल की जो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम देते हैं सार्कोलेमा। इनक्लोजिंग बाय द सार्कोप्लाज्म, फिर उसका जो साइटोप्लाज्म हो जाएगा उसे सार्कोप्लाज्म बोल देंगे। ओके मैम, मसल फाइबर इज ए सिंचेशियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मैनी न्यूक्लियर। मैंने बोला था आपको कि जो स्केलेटल मसल्स की सेल होती है वो कैसी होती है बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, कि उसकी एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं। कैसी कंडीशन होती है बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। ओके मैम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम। मैं बताया था क्योंकि जो मसल सेल की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको मैंने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है, वो किसका स्टोर हाउस है, उसमें भर भर के क्या मिलेगा बच्चों में, कैल्शियम आयन मिलेगा, और ये कैल्शियम आयन ही बच्चों क्या करते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाते हैं। ओके मैम, इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या दिया, देखो आगे दिया हुआ है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड द मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। देखो क्या है, मायोफिलामेंट्स क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं। देखो ये बच्चों मैंने बनाई मसल सेल नहीं बच्चों, मसल सॉरी, ये मसल से ट्रांसफर सेक्शन है, तो ये मसल है। ओके मैम, मसल के अंदर बच्चों मुझे क्या मिलेंगे, मसल बंडल मिलेंगे। तो ये बच्चों मैंने बनाई मसल बंडल, और मसल बंडल के क्या बोलते हैं बच्चों, फेसिकल बोलते, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेसिकल। ठीक है, और ये इसके बाहर हमें कैसे कॉमन कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। मसल बंडल कॉमन कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, पैक होते हैं ऐसे। मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से तो इसको पैक नहीं करी, तो इसे बोलते हैं बच्चों फेशिया। मसल बंडल के अंदर बच्चों मुझे क्या मिलेगी, मसल सेल मिलेगी, मसल सेल। तो ये क्या होगी बच्चों, मसल सेल होगी, मसल सेल होगी। और मसल सेल को क्या बोलते हैं बच्चों, मसल फाइबर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, मसल फाइबर। ठीक है, और बच्चों मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर मुझे और फाइब्रिल्स मिलेंगे, मतलब इसके अंदर यहाँ पे बना कर थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर मुझे ऐसे फाइब्रिल्स मिलेंगे, जिन्हें बोलेंगे मायोफिलामेंट, या फिर बोलेंगे मायोफाइब्रिल्स। ये क्या होते हैं बच्चों, एक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अभी हम समझें इन्हें क्या मायोफाइब्रिल। तो मैं नेक्स्ट पेज पे बना के करूँगी, सिर्फ अब ट्रांसफर सेक्शन बनाऊंगी। नीचे मसल, देखो ये मसल होगी, ठीक है, ऐसे मसल है, मैंने काट दिया। मसल के अंदर बच्चों क्या, मसल बंडल है, मसल बंडल है। मैं मसल बंडल के अंदर मसल सेल है। मैं ये क्या होगी, मसल सेल होगी मेरी। और मैं मसल सेल के अंदर मुझे मिलेंगे क्या, मसल सेल को क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। मसल फाइबर के अंदर क्या मिलेंगे, मायोफिलामेंट मिलेंगे, या क्या बोलते हैं बच्चों इसे, क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, ये मिलते हैं। अब मैं आपको इसके लिख के जाऊँ तो मसल होता है बच्चों, मसल के अंदर क्या होते हैं, मसल बंडल होते हैं। मसल, आप इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, साइड में नोट करो साइड। मसल बंडल के अंदर क्या होता है, मसल सेल होती है, मसल सेल। और मसल सेल को क्या बोलते हैं मुझे, मसल फाइबर बोलते हैं। इसके नीचे लिखो मसल फाइबर। और मसल फाइबर के अंदर जो क्या होता है, मायोफिलामेंट होते हैं, मायोफिलामेंट। और मायोफिलामेंट को क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। ये फाइबर है, ये फाइब्रिल्स है, मायोफाइब्रिल्स। तो ये होता है बच्चों पूरा सीक्वेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके मैम, देखो क्या बोल रही है,
और बच्चों जो मायोफाइब्रिल्स हैं मसल सेल के अंदर वो कैसे अरेंज होते हैं बच्चों, पैरेलली अरेंज होते हैं। हे भगवान, देखो कैसे अरेंज होते हैं बच्चों। देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर एंड मसल सेल इज द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड द मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स। ईच मायोफाइब्रिल हैज द अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। देखो तभी तो बच्चों में ऐसे स्ट्राइशंस दिखे थे, जो हमने जो स्टैटर मसल्स की सेल दिखी थी उसमें हमें ऐसे लाइट बैंड डार्क बैंड ऐसे स्ट्राइशंस दिखे थे बच्चों। वो क्या थे, वो डार्क और लाइट बैंड थे और वो किससे मिलकर बने थे, मायोफाइब्रिल से मिलकर बने हुए थे। ठीक है, एक डिटेल्ड स्टडी ऑफ द मायोफाइब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द स्ट्राइटेंड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन। देखो ये बोला कि स्ट्राइटेंड हमें क्यों दिखे बच्चों, क्योंकि हमने जो स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें स्ट्राइटेंड क्यों दिखे, क्योंकि वहाँ पे डार्क और लाइट बैंड क्या थे, अरेंज थे, तो इसलिए हमें वहाँ पे कहते थे स्ट्राइशंस दिखे थे। ओके ना, एक्टिन एंड मायोसिन मैंने बताया था, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर होते हैं कौन बच्चों, हमारे मायोफिलामेंट। एक्टिन एंड मायोसिन, द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड, वेयर एज द डार्क बैंड कॉल्ड ए और एन आइसोट्रोपिक बैंड कंटेन्स, इसमें क्या मिलेगा, मायोसिन मिलेगा, कंटेन्स myosin. Both the protein are arranged as rod-like structure parallel to each other and also the longitudinal axis of the myofibrils. Actin filament are thinner as compared to the myosin filament, hence they commonly called thin and thick filament respectively. In the center of the each eye band, अब इसको समझ लो। देखो हमें क्या समझना बच्चों, हमें समझना कि जो स्केलेटल मसल्स के ऊपर स्ट्राइशंस थे वो कैसे है बच्चों, वो दो बैंड की वजह से था। एक तो था आई बैंड, एक होता है बच्चों ए बैंड। आई बैंड का नाम क्या है बच्चों, आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। वहीं पे बच्चों ए बैंड का नाम क्या है, एन आइसोट्रोपिक बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। बच्चों जो ए बैंड उसमें क्या फिलामेंट होंगे, थिन फिलामेंट होंगे। वहीं पे जो आई बैंड में थिन फिलामेंट होंगे, वहीं पे जो ए बैंड उसमें कैसे फिलामेंट होंगे, थिक फिलामेंट होंगे। थिक फिलामेंट बच्चों कौन सी प्रोटीन होती है, मायोसिन प्रोटीन होती है, मायोसिन प्रोटीन। और थिन फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन होती है बच्चों, एक्टिन प्रोटीन होती है। कैसे ये बैंड बनते हैं वो समझेंगे बच्चों। ये जो बैंड बनते हैं ना, यही क्या बच्चों, ये जो बैंड होते हैं ऐसे अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हमें क्या मिलते हैं, स्ट्राइशंस मिलते हैं स्केलेटल मसल्स में। हमें पढ़ना सार्कोमियर बच्चों। सार्कोमियर के हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है। अब कैसे बनता है सार्कोमियर, देखो ये जो बच्चों मैंने लाइनें ड्रॉ की है ना, ये लाइनें ड्रॉ पर्पल कलर में, ये होती है बच्चों जेड लाइन। देखिए बच्चों जेड लाइन है, ठीक है, जेड लाइन है। जेड लाइन पे बच्चों कौन लगा होता है, थिन फिलामेंट लगा होता है। कौन लगा होता है बच्चों, थिन फिलामेंट। और थिन फिलामेंट का नाम क्या बच्चों, एक्टिन। थिन फिलामेंट के अंदर कौन सी प्रोटीन मिलेगी बच्चों, एक्टिन प्रोटीन में, तो थिन फिलामेंट लगा यहाँ पे। ये कौन सा फिलामेंट है बच्चों, थिन फिलामेंट है। जो जेड लाइन है वो थिन फिलामेंट एकदम बीच में से जाती है। जेड लाइन क्या होती है, थिन फिलामेंट एकदम बीच में जाती है, तो ये क्या होगी बच्चों, थिन फिलामेंट होगी, थिन फिलामेंट। और इसमें कौन सी प्रोटीन है बच्चों, एक्टिन प्रोटीन। थिन फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन होगी। ठीक है मैम बच्चों, वहीं पे क्या होता है, दो जेड लाइन के बीच में, ये तो जो दो जेड लाइन बनाई, इन दोनों के बीच में मुझे एक लाइन और दिखती है जिसे बोलते हैं एम लाइन। अब मैं इसको ब्लैक कलर से बना रही हूँ, एक लाइन और दिखती है इन दोनों के बीच में, उसे बोलते हैं बच्चों एम लाइन। दो जेड लाइन के बीच में एक लाइन होती है जिसे बोलते हैं एम लाइन, एम लाइन मिडिल में, तो इसको क्या बोलते हैं, दो जेड लाइन के मिडिल में तो इसको क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलती है। ठीक है, एम लाइन के ऊपर बच्चों मुझे दूसरे टाइप के फिलामेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं थिक फिलामेंट, ये मोटे फिलामेंट। एम लाइन के ऊपर कौन अटैच होते हैं बच्चों, थिक फिलामेंट अटैच होते हैं। कौन अटैच होते हैं बच्चों, थिक फिलामेंट अटैच होते हैं। तो इस पे क्या अटैच करते हैं बच्चों, थिक फिलामेंट। इसे क्या होगी बच्चों, थिक फिलामेंट होगी। ठीक है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, थिक फिलामेंट आ गई। ठीक है, ज़्यादा अंदर तक चलेगी। ठीक है, तो ये क्या बच्चों, ये है मायोसिन। और मायोसिन को बच्चों क्या बोलूँगी मैं, थिक फिलामेंट बोल सकती हूँ। ये कौन सी फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है। देखो बच्चों, अब हमें क्या समझना, आई बैंड समझना, हमें एक हमें समझना ए बैंड। अब समझो क्या होता है आई बैंड, ध्यान से समझें क्या होता है ए बैंड। देखो बच्चों, जो थिक है
मतलब वो ताकतवर है, थिन है मतलब वो पतला है, एक मोटा और एक पतला है। तो आप बताओ मोटे वाला ज़्यादा अपनी धौंस जमाएगा, अपने ज़्यादा अपने पावर दिखाएगा, या फिर जो पतले वाला वो दिखाएगा? पतले वाला तो उससे डर जाएगा मोटे वाले से। तो बच्चों ए बैंड क्या होता है? जहाँ जहाँ पे मोटे बैंड आ रहे हैं, मोटे बैंड जहाँ जहाँ पे मोटे वाला फिलामेंट है उसे तो क्या बोलते हैं बच्चों? ए बैंड बोलते हैं। अब देखो देखो मैं ब्लू से शो कर रही हूँ, ये वाला यहाँ ये वाला एरिया देखो जो मैंने ऐसे डॉटेड लाइन में मार्क किया, तो ये वाला एरिया जहाँ पे क्या रहे बच्चों? मोटे वाले बैंड आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ए बैंड बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। तो ये जो मोटे वाले बैंड आ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको मैं रेज कर देती हूँ, एक्स्ट्रा बन गया ये, ठीक है। तो ये कौन सा बैंड है बच्चों? ए बैंड है। ए बैंड कौन सा बैंड है बच्चों? जहाँ पे कौन से फिलामेंट आ रहे हैं? थिक फिलामेंट आ रहे हैं। थिक फिलामेंट के अंदर देखो आपको यहाँ पे ये पर्पल कलर में थिन फिलामेंट आते हुए भी दिख रहे होंगे, थिन फिलामेंट आते हुए भी दिख रहे होंगे। बट हमने क्या बोला? थिन फिलामेंट का पार्ट आ रहा है, फिर भी क्या होगा बच्चों? ये ए बैंड ही होगा। थिक फिलामेंट जहाँ तक आ गया बच्चों वो क्या है? ए बैंड है। थिक फिलामेंट जहाँ तक आ गया बच्चों वो क्या? ए बैंड है। तो ये क्या हो गया? ए बैंड हो गया। ये क्या हो गया? ए बैंड हो गया। अब मैम फिर आई क्या होता है? पतला होता है, मतलब आई क्या होता है? पतला क्या होता है? थिन फिलामेंट होते हैं, पतले होते हैं, तो वो डर जाते हैं किससे? मोटे वाले फिलामेंट से। वो कहते हैं कि हमें ना जो हमारा पार्ट, ये देखो जो पार्ट हमारा थिक फिलामेंट के अंदर जा रहा है, मुझे वो वाला पार्ट नहीं चाहिए, मैं उसको अपने बैंड में शामिल नहीं करूँगा। आई बैंड कहता है कि मैं उसको अपने बैंड में शामिल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उतने वाले पार्ट को अपने बैंड में शामिल करूँगा जितना मेरे अकेले का पार्ट है। तो इतना पार्ट आपको मैं दूसरे कलर दिखाती हूँ, ब्लैक कलर से देखो। अभी इतना पार्ट जो बच गया ये क्या हो गया? आई बैंड हो गया। ये क्या हो गया? आई बैंड हो गया। अब देखो थिन फिलामेंट का मैं आपको कैसे दिखाऊं बच्चों? कौन से कलर से दिखाऊं? येलो से दिखा देती हूँ कि थिन फिलामेंट का देखो ये वाला जो पार्ट बच्चों, ये जो मैंने येलो से मार्क किया है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये कहाँ जा रहा है? आई बैंड, ए बैंड के अंदर जा रहा है। ए बैंड के अंदर फिर भी आई बैंड ने इसको अपना नहीं माना। आई बैंड ने बोला कि मेरा जो स्पेशल पार्ट है जहाँ पे कोई भी मोटे वाला फिलामेंट नहीं है, तो मेरा क्या होगा? वो आई बैंड हो गया। ओके मैम, वो आई बैंड होगा। फिर बच्चों क्या होता है? ए बैंड का, अब देखो ए बैंड के अंदर क्या है बच्चों? ये थिन फिलामेंट भी आ रहा है। तो ए बैंड का वो वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए बैंड है, कोई भी थिन फिलामेंट नहीं आ रहा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोटे वाले बैंड है, उसे बोलते हैं एच जोन। एच जोन मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझा देती हूँ, ज़्यादा होच पोच हो गया। आप देखो अब इसको नेक्स्ट पेज में समझो, मैं इतना मार्क नहीं करूँगी यहाँ पे। ये देखो ये बच्चों मैंने क्या बनाई? ये बनाई मैंने जेड लाइन, सिर्फ मैं यहाँ पे जेड लिख रही हूँ। ये क्या जेड लाइन है? जेड लाइन के बीच में क्या होती है बच्चों? एम लाइन होती है। ये क्या बनाई बच्चों? मैंने एम लाइन बनाई, ठीक है मैम, एम लाइन बना दी। एम लाइन से कौन से वाले बैंड नहीं बच्चों, एक तो गलत बोल जाए, कौन से वाले फिलामेंट अटैच होते हैं? मोटे वाले फिलामेंट अटैच होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? थिक फिलामेंट। वो मायोसिन से मिलकर बने होते हैं। वहीं पे जो हमारा जेट लाइन है उससे कौन से फिलामेंट अटैच होते हैं बच्चों? थिन फिलामेंट अटैच होते हैं। वो किससे मिलकर बनते हैं बच्चों? एक्टिन से मिलकर बनते हैं। यहाँ पे थिन फिलामेंट अटैच करता हूँ, ऐसे थिन फिलामेंट अटैच करती है। ये थिन बनाई है मैंने, थिन बनाई है मैंने। ये कौन से फिलामेंट होगी बच्चों? ये थिन फिलामेंट होगी, ठीक है मैम। तो ये कौन सा फिलामेंट है? ये थिन फिलामेंट है। वहीं पे बच्चों जो मेरा कौन सी लाइन एम लाइन, उस पर कौन अटैच होते हैं बच्चों? थिक फिलामेंट। तो यहाँ पे मैंने थिक फिलामेंट अटैच कर दी है। ये क्या बच्चों? ये थिक फिलामेंट है। ये मेरी एम लाइन है। एम लाइन के ऊपर कौन अटैच है बच्चों? थिक फिलामेंट अटैच है। एम लाइन के ऊपर मैंने क्या अटैच कर दिया बच्चों? थिक फिलामेंट अटैच कर दी, ठीक है मैम। एम लाइन के ऊपर क्या अटैच करिए? थिक फिलामेंट। तो ये कौन से फिलामेंट है बच्चों? थिक फिलामेंट है। अब देखो मुझे एक तो समझना आई बैंड, एक समझना ए बैंड। जैसे मैंने बताया कि जो मोटे वाले फिलामेंट है बच्चों ये ताकतवर है, तो ये क्या करते हैं? ए बैंड वो वाला पार्ट बन जाता है जिसके अंदर क्या आता है? मोटे वाले फिलामेंट आते हैं, यानी थिक फिलामेंट आते हैं। तो आप देखो कि जब मैंने ए बैंड बनाया, मोटे वाले फिलामेंट को शामिल किया, तो उसके अंदर बच्चों मेरा जो ये थिन फिलामेंट है वो भी तो आ रहे हैं। थिन फिलामेंट अंदर आ जाते हैं किसके? मोटे वाले बैंड के अंदर, ए बैंड के अंदर, मोटे वाले बैंड के अंदर, मोटे वाले फिलामेंट के अंदर। देखो तो जब मैंने ए बैंड बनाया बच्चों, ये जो मैंने ए बैंड बनाया इसके अंदर मेरे थिन फिलामेंट भी आ रहे हैं, इसके अंदर मेरे थिन फिलामेंट भी, फिर भी थिन फिलामेंट बोलता है कोई बात नहीं, अगर मैं ए बैंड के अंदर जाऊँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे बोलता है। तो जो मैंने ए बैंड बनाया बच्चों, इसके अंदर ए बैंड वो वाला पार्ट है बच्चों जहाँ पे क्या कौन से फिलामेंट होते हैं? थिक फिलामेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? ए बैंड बोलते हैं। ए बैंड का वो वाला पार्ट जहाँ पे ए बैंड वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे थिक फिलामेंट होते हैं। अब देखो जो ए बैंड है उसके अंदर क्या है बच्चों? थिन फिलामेंट भी आ रहे हैं। तो ए बैंड का वो वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोटे वाले फिलामेंट है, ए बैंड का वो वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोटे वाला फिलामेंट है, उसे बोलते हैं एच जोन। क्योंकि ए बैंड के अंदर थिन फिलामेंट भी आ रहे हैं, थिक फिलामेंट भी आ रहे हैं, बट वो वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोटे वाले बैंड है, आई बैंड मोटे वाले फिलामेंट है, थिन फिलामेंट उसमें एंटर नहीं किया, तो उसे बोलते हैं एच जोन। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अब क्या बच गया बच्चों? अब वो वाला पार्ट बच गया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या थिन फिलामेंट है, उसे क्या बोल देंगे बच्चों? उसे बोल देंगे आई बैंड। तो इतना ये वाला पार्ट, क्योंकि थिन फिलामेंट का इतना वाला पार्ट बचा है, तो इसे क्या बोल देते हैं बच्चों? आई बैंड बोल देते हैं, आई बैंड। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? आई बैंड। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखो दो जेड लाइन के बीच के जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सार्कोमीर। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? सार्कोमीर बोलेंगे,
सार्कोमीर हमने क्या पढ़ा, सार्कोमीर हमने पढ़ा कि हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शन यूनिट है। तो एक जो सार्कोमीर है यहाँ पे ये सार्कोमीर बन गया, ये क्या बन गया, सार्कोमीर बन गया। ठीक है, सार्कोमीर बन गया। मैं इसको बाकी सारों को इरेज कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ सार्कोमीर कैसे बन गया। ये भी मेरी जेड लाइन है, मैंने जो आपको पता है जो मैंने ब्राउन से बनाई थी वो जेड लाइन थी, ये भी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों, मेरा आई बैंड बन गया। तो एक सार्कोमीर के अंदर बच्चों क्या आता है, हाफ तो आई बैंड आ जाता है, हाफ आई बैंड आ जाता है, एक पूरा का पूरा ए बैंड आ जाता है, और वापिस से इधर वाले फिलामेंट का, इधर वाले ये जो जेड लाइन है उसका इधर जो आई बैंड बनेगा उसका हाफ आई बैंड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मिलके क्या बनता है बच्चों, सार्कोमीर बनता है, सार्कोमीर। और ये बच्चों लाइट और डार्क बैंड के मतलब लाइट थिन फिलामेंट और जो थिन फिलामेंट होते हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे थोड़े से हल्के दिखते हैं, लाइट दिखते हैं, और जो थिक फिलामेंट होते हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे थोड़े से डार्क दिखते हैं। तो इनकी वजह से बच्चों क्या बन जाता है, आई बैंड और ए बैंड की थिक डार्क बैंड और लाइट बैंड की वजह से क्या बन जाते हैं, स्ट्राइशंस बन जाते हैं किस पे, स्केलेटल मसल्स पे। तो ये बात वहाँ पे लिखी है एनसीईआरटी में। आई होप मैंने आपको समझाने की तो कोशिश की, पर क्या अब तक मैं सही से समझा पाई या नहीं समझा पाई। अब देखो क्या बोल रही है, वापिस से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक्टिन फिलामेंट आर द थिनर एज कम्पेयर टू द मायोसिन फिलामेंट। अभी देखना एक्टिन क्या होते हैं, थिनर होते हैं, मायोसिन फिलामेंट थिकर होते हैं। तो एक्टिन को तो बोल दिया थिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट को बोलते हैं थिक फिलामेंट। हैंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। इन द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। जेड लाइन किससे मिलकर बनता है बच्चों, इलास्टिक फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर होता है। क्या होता है बच्चों, मार्क करेंगे, इलास्टिक फाइबर होता है जो क्या बनता है, जेड लाइन बनाता है, विच बाइसेक्ट आई बैंड हो करती है, बाइसेक्ट करती है। ओके मैम, द थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच टू द जेड लाइन। जेड लाइन पे कौन से फिलामेंट अटैच होते हैं, थिन फिलामेंट अटैच होते हैं। और जेड लाइन जो किससे मिलकर बनी होती है बच्चों, इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ द बैंड बाय ए थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। तो ये किससे मिलकर बच्चों, थिन है फाइब्रस मेम्ब्रेन, ऐसे क्या बोलेंगे, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे बच्चों, एम लाइन बोलेंगे। ये ए बैंड के बीच में जाती है। द ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल। पूरी मायोफाइब्रिल के लेंथ जो है ए बैंड और आई बैंड कैसे होते हैं बच्चों, अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं। ओके मैम, जो जेड लाइन है वो तो किसकी बनी हुई, इलास्टिक फाइबर की, वहीं पे जो एम लाइन है वो किससे मिलकर बनी हुई, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है, और जो जेड लाइन है वो इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी हुई। ओके मैम, द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर एज द फंक्शन यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एज इक्वल सार्कोमीर। दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन से क्या बोलेंगे, सार्कोमीर बोलेंगे। इन द रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ द फिलामेंट ऑन either side of the thick filament partially overlap of the free ends of the thick filament, leaving the central part of the thick filament. This central part of thick filament not overlapped by the thin filament is called H zone. A band का वो वाला पार्ट जो थिक फिलामेंट का वो वाला पार्ट जहाँ पे थिन फिलामेंट नहीं एंटर कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे बच्चों, एच जोन बोलेंगे। ये हम पढ़ के आए। ठीक है मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की। ये एनसीईआरटी का डायग्राम ही देख लो, मैं आपको समझा रही हूँ थोड़ा सा। ये बच्चों क्या जेड लाइन होगी, ये भी जेड लाइन होगी, ये भी जेड लाइन होगी मैम। और जेड लाइन के ऊपर ये जो फिलामेंट में, ये तो कौन से जो फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है। और वहीं पे जो डार्क फिलामेंट, ये जो मोटे वाले फिलामेंट, इनको बोला ए बैंड। तो देखो यहाँ पे थिन फिलामेंट भी आ रहा है, फिर भी इसे कौन सा बैंड बोला बच्चों, ए बैंड बोला। और ए बैंड का ये वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट है वहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, एच जोन बोलती है। और आई बैंड हमने कहा बोला, इतने वाले पार्ट को हमने आई बैंड बोलते हैं। यहाँ पे थिक फिलामेंट स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट कौन सा बैंड आ जाएगा, ए बैंड आ जाएगा इसका। और यहाँ से कौन सा बैंड स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ए बैंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ आई इधर आ गया, हाफ आई इधर आ गया, ये पूरा पूरा ए बैंड। और इसका ये क्या आई बैंड है, तो ये हाफ आई इधर आ गया, हाफ आई इधर आ गया। तो सार्कोमीर के अंदर, एक सार्कोमीर के अंदर क्या है, हाफ आई आया, ये हाफ आई आया यहाँ पे, फिर ए आया और फिर हाफ आई है। तो हाफ आई आता है एक सार्कोमीर में, एक पूरा का पूरा ए आता है, फिर वापस से क्या हाफ आई आता है। आई बैंड में ओनली थिन फिलामेंट आएंगे, ए बैंड में थिक भी आएगा, थिन भी आएगा। और जो एच जोन है उसमें ओनली थिक फिलामेंट आएंगे, थिक फिलामेंट। ठीक है, आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो वीडियो को। थैंक यू। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।